Hello students, I'm Pinky Sivaj. Today I'm here to explain you chapter number 2 History 8th standard CBSE part 3. In the previous parts we had studied about how Britishers came here for the motive of trade and how they started ruling here and after that their first major victory in the Battle of Plassey of Bengal. Now I am going to start with page number 15. After the defeat of the Nawab was the force led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulla's commander never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulla. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स की जीत कैसे हुई थी, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो बहुत बड़ा एक कमांडर था मीर जाफ़र, उसने उसको धोखा दिया। क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने उसको बोला था कि यदि वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करेगा तो उसके बाद बंगाल का नवाब उसको बना दिया जाएगा। इसलिए मीर जाफ़र कभी भी उसकी युद्ध में उसकी हेल्प करने के लिए आया ही नहीं सिराजुद्दौला की। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी ये सबसे बड़ी विजय बन गई, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की सबसे पहली इतनी बड़ी विजय थी इंडिया में और यहाँ से उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट, after the defeat at Plassey, Sirajuddaulla was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला जो था असैसिनेटेड का मतलब होता है किसी भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को किन्हीं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मार डालना। उसको मार दिया गया और मीर जाफ़र को उसकी जगह पर बंगाल का नवाब इंस्टॉल कर दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग, यहाँ पर अभी भी कंपनी जो थी वो किसी भी तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम मोटिव, इसका सबसे बड़ा मकसद क्या था कि एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड, वो अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में जो ड्यूटीज़ होती हैं उनकी उसमें वो रिलैक्सेशन चाहती थी। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories not to be taken over directly. अगर उनका सिर्फ ब्रिटिशर्स का एक प्राइम मोटिव था कि वो अपने व्यापार को बढ़ाएं और उसको बहुत अच्छे तरीके से करें बिना कोई ज़्यादा रेवेन्यू अदा किए या फिर ड्यूटी अदा किए, टैक्सेस अदा किए, तो अगर ये चीज़ उनको लोकल रूलर्स जो लोकल राजा या लोकल नवाब होते थे, अगर वो अपने एरिया में उनको आराम से व्यापार करने की इजाज़त दे देते तो कि उनको नहीं पड़ी थी कि वो हर जगह पर जाकर युद्ध करें या फिर अपने जो अपनी आर्मी है उसकी सहायता से वो टेरिटरीज़ को जीते। उनको इस बात की नहीं पड़ी थी। यदि उनको आराम से बिना किसी रोक टोक के उनका व्यापार करने दिया जाता है तो उनको डायरेक्टली इन लोकल रूलर्स के साथ युद्ध करने के लिए कोई पड़ी नहीं थी। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. जल्दी ही कंपनी को ये रियलाइज़ हो गया कि जो भी पपेट नवाब, जो भी उनके कठपुतली वाले जो नवाब थे जिनको उन्होंने इंस्टॉल किया था, जैसे कि मीर जाफ़र हो गया, उन्होंने उसको बंगाल का नवाब बनाया था सिराजुद्दौला के बाद, तो ये लोग भी उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो रहे थे कंपनी की मदद करने के लिए जितना कंपनी उनसे चाहती थी कि वो उनकी हेल्प करे। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन, क्योंकि जो भी नवाब होगा उसको अपनी एक डिग्निटी बनानी होगी, उसको अपनी प्रजा की नज़रों में अपनी एक संप्रभुता बनानी होगी, सोवर्निटी बनानी होगी कि वो अपने फैसले खुद ले रहा है। अदरवाइज द सब्जेक्ट वुड नॉट बी रिस्पेक्ट द नवाब। what could the company do? अब कंपनी क्या कर सकती थी? When मीर जाफ़र protest, the company deposed him and installed मीर कासिम in his place. अब कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया, उसकी जिस तरीके से वो व्यापार कर रहे थे इस बात का विरोध किया, तो कंपनी ने
ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा दिया और उसकी जगह पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, जब मीर कासिम ने भी यही कंप्लेंट की, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन द बैटल फॉर्ट एट बक्सर। उसके बाद जो मीर कासिम था उसको दूसरा इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा युद्ध था वो था बक्सर का युद्ध। तो ये बक्सर की लड़ाई में 1764 में इसको लड़ा गया था, उसमें भी इसको मीर कासिम को हरा दिया गया एंड मीर जाफ़र को वापस से रीइंस्टॉल कर दिया गया। द नवाब हैड टू पे, और नवाब को बोला गया कि उसको 5 लाख एवरी मंथ उसको पे करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स, लेकिन अब कंपनी को सिर्फ ये 5 लाख रुपए से उनका काम चलने वाला नहीं था, उनको और भी ज़्यादा पैसा चाहिए था, ताकि जो युद्धों में, जो वॉर्स में उनका पैसा खर्च हो रहा है और उनकी जो बढ़ती हुई डिमांड है व्यापार की, या फिर उनके जो दूसरे खर्चे थे इंडिया में, उनको पूरा करने के लिए कंपनी जो है उसको पैसा चाहिए था। इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, कंपनी को और भी ज़्यादा टेरिटरीज चाहिए थी और भी ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था, जो टैक्स की रकम होती है। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड, जब मीर जाफ़र जो था वो मर गया 1765 में, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, कंपनी का जो मूड था वो बदल गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स अवरसेल्व्स। अभी तक कंपनी की क्या पॉलिसी रही थी कि जितने भी जो भी नवाब हैं या जो भी लोकल रूलर्स हैं उनके साथ वो स्पेशल प्रिविलेज हासिल कर लें या उनसे रिलैक्सेशन हासिल कर लें, जो भी व्यापार वो कर रहे हैं कि वो उनको बिना रोक टोक के वो वहाँ पर व्यापार करने दें, उनको ज़्यादा परेशान ना करें, वो अपने तरीके से व्यापार करें, एक्सप्लॉइट करें। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं हो रही थी, जैसे कि उन्होंने अपने हिसाब से बंगाल के नवाब को अपने हिसाब से इंस्टॉल कराया, वो एक पपेट नवाब, पपेट रूलर था। पपेट रूलर का मतलब कि ऐसा रूलर जो ब्रिटिशर्स के इशारों पर नाचे, उनके हिसाब से काम करे। तो अब कंपनी जो थी वो इन पपेट रूलर से भी थक चुकी थी। तो अब रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने डिक्लेयर किया कि वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब्स अवरसेल्फ, अब हमें ही निसंदेह खुद से ही नवाब बनना पड़ेगा। फाइनली 1765 में मुग़ल एम्परर जो था उन्होंने बंगाल के जो दीवानी राइट्स थे, कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल, कंपनी को ही बंगाल का नवाब बना दिया, दीवान बना दिया। दीवान क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन लाइक द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बंगाल प्रांत का। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़, अब ये जो दीवानी राइट्स कंपनी को मिल गए, इसकी वजह से जितना बहुत बड़ा जो रेवेन्यू रिसोर्स था बंगाल का, कंपनी उसको इस्तेमाल कर सकती थी कि मतलब जितना भी टैक्स कलेक्शन आता है, जितना भी पैसा आता है बंगाल में, वो सारा पैसा कंपनी यूज़ करेगी अपने हिसाब से बंगाल में। दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर फेस, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी जो कंपनी पहले फेस कर रही थी। एंड फ्रॉम अर्ली, क्या थी वो प्रॉब्लम? शुरुआत से ही, अर्ली 18th सेंचुरी से ही, जब वो व्यापार कर रहे थे भारत में, जब उनका एक्सपेंड कर रहे थे व्यापार का भारत में, बट इट हैड टू बाय, लेकिन यहाँ पर जब वो व्यापार कर रहे थे उनको ज़्यादातर जो चीज़ें भारत में थी उसके बदले जो वो ख़रीदते थे उसके बदले में उनको गोल्ड देना पड़ता था या सिल्वर देना पड़ता था, और ये जो गोल्ड और सिल्वर था ये उनको इम्पोर्ट करना पड़ता था ब्रिटेन से। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, ऐसा इसलिए क्योंकि वो समय पर ब्रिटेन के पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जो वो इंडिया को बेच सके और इंडिया की चीज़ों को खरीद सके, तो इसीलिए उनको क्या देना पड़ता था? या तो गोल्ड या तो सिल्वर। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद ये जो पैसा, ये जो गोल्ड और सिल्वर आता था ब्रिटेन से, इसका इनफ्लो कम हो गया और ये पूरी तरीके से रुक गया जब इन लोगों को, जब ब्रिटिशर्स को बंगाल के दीवानी राइट्स मिल गए। एंड अब ये सारा पैसा, अब इनको वहाँ से ब्रिटेन से पैसा मंगाने की क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनको यहाँ बंगाल की जो दीवानी राइट्स है वो मिल चुके थे। यहाँ के वो जो भी रेवेन्यू बंगाल का आता था उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर अच्छे तरीके से व्यापार कर सकते थे, जो भी कॉटन या सिल्क टेक्सटाइल उनको ख़रीदनी होती थी वो ख़रीद सकते थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, अपने जितने भी कंपनी के जो भी खर्चे होते थे, सेनाओं को रख रखाव का खर्चा है या फिर कंपनी के फोर्ट बनाने हैं या ऑफिसेस बनाने हैं कलकत्ता में, तो ये सारे खर्चे जो थे वो यहाँ पर ही यहीं के पैसे से वो मेंटेन कर सकते थे। अब इनको कोई भी गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी डायरेक्ट ब्रिटेन से।
So here you are going to write an important question. What were the benefits for the company after getting the assumption of Diwani rights in Bengal? So here you are going to write this question. कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स. कंपनी के जो अधिकारी थे वो नवाब कैसे बने? नवाब जो है वो इसका एक्सेंट, जो इंग्लिश एक्सेंट है उसमें इसको नवाब बोलते हैं हम हिंदी में, तो ये नवाब बोलते थे. व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब से इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. सिंपल सा इसका मीनिंग है नवाब बनने का कि इस जो कंपनी है उसको ज़्यादा पावर मिली, ज़्यादा अथॉरिटी मिली. बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स. इसका एक दूसरा मतलब भी है. ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स. कंपनी के जितने भी अधिकारी, जो भी सर्वेंट थे, वो उन्होंने अपने आप को एक बड़ा एक विज़न देखने शुरू कर दिया कि वो भी एक बड़ी अच्छी लग्जूरियस लाइफ जिए जैसे कि नवाब जिया करते थे. After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company official. प्लासी के युद्ध के बाद जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पैसा और पर्सनल गिफ्ट देने पड़ते थे कंपनी के अधिकारियों को. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड ए फॉर्चून इन इंडिया. रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने खुद ही भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने पैसा कमाया, धन दौलत कमाई. ही हैड कम टू मद्रास. जो वो यहाँ पर आया था इंग्लैंड से 1743 में, जब वो 18 साल का था, 18 ईयर्स का था. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड ए फॉर्चून इन इंडिया. रॉबर्ट क्लाइव जो खुद था उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाया था. ही हैड कम, वो मद्रास आया था इंग्लैंड से जब 1743 में, जब वो सिर्फ 18 साल का था. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth $401.102. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. यहाँ पर बात हो रही है कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो कितना ज़्यादा पैसा कमाया करते थे इंडिया में आकर. तो रॉबर्ट क्लाइव उसका एक एग्जाम्पल है कि वो जब भारत में आया वो सिर्फ 18 साल का था, और जब 1767 में वो भारत से वापस लौटा उसके पास इतनी ज़्यादा मात्रा में पैसा था कि उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुकदमा चलाया गया कि करप्शन का दोष लगाकर, लेकिन हालांकि बाद में उसको रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया. एंड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, और 1774 में उसने सुसाइड कमिट किया. हाँ, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1764 में, और उसको बोला गया था कि जो भी कंपनी में की एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है वो उसको हटाने की कोशिश करे, लेकिन वो उसको खुद से ही, जो क्लाइव था वो खुद ही इतना बड़ा करप्ट व्यक्ति था. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. लेकिन कंपनी के सभी अधिकारी इतनी ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाने में कामयाब नहीं हुए. Many died in early. बहुत सारे शुरुआत बहुत छोटी एज में ही मर जाते थे ड्यू टू द डिसीज़ एंड वॉर. या तो भारत में जो भी बीमारियां होती थी उसकी वजह से यहाँ के एटमॉस्फेयर को झेल नहीं पाते थे, या फिर युद्धों की वजह से मर जाते थे. इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनर्ड. ये एक सही बात नहीं होगी कि कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे उन सबको करप्ट या डिसऑनेस्ट हम बोलें. मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया. बहुत सारे जो उनमें से कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और उनकी सबसे अच्छी डिज़ायर, सबसे बड़ी इच्छा यही होती थी कि वो भारत में आकर एक अच्छा पैसा कमाएं
रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, अच्छा पैसा कमाकर वापस ब्रिटेन लौटे और एक अच्छा जीवन जीते। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, इनमें से बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा पैसा अच्छा पैसा कमा कर गए, उन्होंने अपनी अच्छी ज़िंदगी को एक अच्छे लाइफस्टाइल को जिया और अपना जो अमीरी था ज़्यादा पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया और एक अच्छी लाइफ को जिया उन्होंने। दे वर कॉल्ड, और इन सभी जो अमीर जो कंपनी के सर्वेंट हुआ करते थे, दे वर कॉल्ड नवाब्स, इनको ही नवाब कहा गया। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब, ये भारत का जो वर्ड है, इंडियन वर्ड जो है नवाब, उसका ही एक अंग्रेज़ी वर्जन है। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस तरीके से देखा जाता था ब्रिटेन में कि वो अपने एक सोशल क्लाइंबर और ब्रिटिश सोसाइटी में अभी अपने जीवन को आगे मतलब अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वर्ड रिडिक्यूल्ड, कई बार इनका बहुत ज़्यादा बार कार्टून्स के ज़रिए या फिर जो प्ले हुआ करते थे उस समय पर, उन प्लेज में इनका मजाक उड़ाया जाता था, और इनका रिडिक्यूल किया जाता था इनको। कंपनी रूल एक्सपेंड, कंपनी का रूल जो था वो कैसे एक्सपेंड हुआ। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट इमर्ज। यदि हम एनालाइज करते हैं ये जो पूरा प्रोसेस था भारतीय राज्यों का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडियन स्टेट्स को किस तरीके से एनेक्सेशन का मतलब होता है अपने रूल के अंदर उस चीज़ को ऐड कर लेना, किसी भी टेरिटरी को इमर्ज कर लेना। तो अगर हम ये देखें कि ये जो 100 साल का समय था 1757 से 1857 तक था, कि ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से हमारे भारतीय राज्यों को एनेक्सेशन किया, तो कुछ की एक्सपेक्ट हमारे सामने आते हैं। द कंपनी रियरली लॉन्च ए डायरेक्ट, तो इनमें से कुछ मेन बातें क्या हैं कि किस तरीके से उन्होंने इतने सारे राज्यों को अपने में मिलाया, कि they rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. कि डायरेक्टली लड़ाई से या सेना के ज़ोर पर इन्होंने किसी भी क्षेत्र को या किसी भी टेरिटरी को अपने में नहीं मिलाया। उसके अलावा क्योंकि उसमें इनका भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, यदि डायरेक्ट किसी के साथ लड़ाई करके उसके राज्य को हड़प लिया जाए, इसमें उनका भी बहुत बड़ा नुकसान था, सेना जान माल का या फिर पैसे का, सेना का। इसके बजाय इन्होंने बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड इन्होंने इस्तेमाल किए टू एक्सटेंड, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, किसी भी भारतीय राज्य को अपने में मिलाने से पहले उन्होंने कुछ अलग अलग डिप्लोमेटिक मेथड या पॉलिटिकल मेथड इस्तेमाल किए ताकि उनको युद्ध भी ना करना पड़े और वो आसानी से उस राज्य को हड़प लें। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद जो कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, कंपनी ने अपॉइंट किया था रेजिडेंट्स को भारतीय राज्यों में। अभी रेजिडेंट्स क्या थे देखो, दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर शुरू होता है, वो वर द रेजिडेंट्स। ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट हुआ करते थे। इनका काम क्या था, एंड देयर जॉब वाज टू सर्व द एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये जो रेजिडेंट होते थे जिनको इन्होंने अलग अलग राज्यों में इंस्टॉल किया था, ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट हुआ करते थे जिनका काम था कंपनी के इंटरेस्ट को, कंपनी के हितों की रक्षा करना। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इन रेजिडेंट्स की सहायता से जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था जो भारतीय राज्य थे उनके इंटरनल अफेयर्स में, कि कोई भी राजा किस तरीके से रूल कर रहा है, वो अपनी प्रजा के साथ किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, या फिर वो कौन से बड़े फैसले लेने जा रहा है, वो कौन से मिलिट्री अफेयर्स के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन। अब ये जो रेजिडेंट्स है या जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने इस बात को भी फैसला लेना शुरू कर दिया कि किसी पर्टिकुलर राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन
कौन होगा उसकी राजगद्दी के लिए। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, किसको क्या बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको ट्रेजरी का मेन ऑफिसर बनाना है, तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर किसको इंस्टॉल करना है, ये सभी फैसले लेने में भी इन्होंने अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी थी। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू ए सब्सिडरी अलायंस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी but they had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of its protection। अब कंपनी ने एक नई सिस्टम चलाया जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि। इसके टर्म्स के मुताबिक जो इस अलायंस की टर्म्स के मुताबिक जो भारतीय रूलर होंगे दे वर नॉट अलाउड, अब ये भारतीय राजा जो होंगे वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस को नहीं रख सकते थे, अपनी खुद की सेनाओं को नहीं रख सकते थे। इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? कंपनी प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन इन राजाओं को क्या देना पड़ेगा? कंपनी को पे करना पड़ेगा इन सब्सिडरी फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स अपनी सेनाओं को वहाँ रख रहे हैं, तो उन ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस के लिए इन राजाओं को पैसा देना पड़ेगा। दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन द एंड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन इफ़ इंडियन रूलर, अगर कोई भारतीय राजा ये पेमेंट देने में नाकामयाब होता है, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी, तो उसकी टेरिटरी का बहुत बड़ा पार्ट वो पेनल्टी के तौर पर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब रिचर्ड वेल्जली जो गवर्नर जनरल जो भारत का था 1798 से 1805 तक, उसने द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू कंपनी इन 1801 एज ही फेल्ड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस। जो रिचर्ड वेल्जली था उसने जो अवध का नवाब था उससे ज़बरदस्ती उसकी आधी टेरिटरी ले ली गई थी, क्योंकि उसने 1801 में कंपनी को उसका जो रख रखाव का खर्चा था, मेंटेनेंस का खर्चा था, वो नहीं दिया था। And as he failed to pay the subsidiary forces, Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds। हैदराबाद को भी इसी similar grounds के basis पर उससे उनकी territories को ले लिया गया। So here you are going to write about what do you mean by subsidiary alliance and which were the territories were taken away by Britishers according to this subsidiary alliance। So that's it in this video।